नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र। आज से भारत और सिंगापुर के बीच में क्रॉस बॉर्डर पेमेंट की शुरुआत हो गई है। भारत के यूपीआई और सिंगापुर के पेनाओं के बीच आज से ये शुरुआत हुई है। कैसे ये व्यवस्था दोनों देशों के लोगों के लिए लाभकारी साबित होगी, बताएंगे इस खबर को विस्तार से। दिखाएंगे इसके साथ खबर की मेघालय और नागालैंड के विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिहाज से क्या कुछ रहा आज खास। होगी बात एनआईए, सीबीआई, ईडी जैसी तमाम केंद्रीय एजेंसियों ने आज कहां पर देश भर में रेड डाली। दिखाएंगे खबर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भाषण की भी, क्या रहा उनके भाषण में खास। इसके अलावा भी होगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। भारत सिंगापुर के बीच यूपीआई के जरिए डिजिटल लेन देन का शुभारंभ पीएम मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिएन लूंग की मौजूदगी में आरबीआई के गवर्नर और मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर के प्रबंध निदेशक ने किया पहला सीमा पार लेन देन। पीएम मोदी ने कहा क्रॉस बॉर्डर फिनटेक कनेक्टिविटी के नए अध्याय का शुभारंभ। चीन के मसले पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का राहुल गांधी पर करारा वार। कहा हम चीन से नहीं डरते, अगर डरते होते तो बॉर्डर पर सेना तैनात नहीं करते। सीमा पर सेना राहुल गांधी ने नहीं, नरेंद्र मोदी ने भेजी है। पाकिस्तान के आर्थिक हालात पर कहा उसका भविष्य उसके अपने एक्शन और चॉइस से तय होगा। न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में विदेश मंत्री ने पीएम मोदी पर बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री और अमेरिकी बिजनेसमैन जॉर्ज सोरोस के बयानों की टाइमिंग पर भी उठाया सवाल। कहा विदेशी मीडिया और विदेशी ताकतें पीएम मोदी को कर रही हैं टारगेट। पूछा 1984 की घटना पर क्यों नहीं देखने को मिली डॉक्यूमेंट्री। मेघालय और नागालैंड में जारी है प्रचार का काम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नागालैंड में की रैलियां। कहा बीजेपी सरकार जल्द ही नगा राजनीतिक समस्या का करेगी समाधान। मामला अंतिम चरण में। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की भी रैली। एनडीपीपी और भाजपा गठबंधन पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। गैंगस्टर के साथ आतंकी गठजोड़ को तोड़ने के इरादे से एनआईए की बड़ी कार्रवाई। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश में 70 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी। आयकर विभाग की टीम ने यूफ्लेक्स लिमिटेड के देश के 11 राज्यों के 64 ठिकानों पर मारा छापा। पंजाब में एफसीआई अधिकारियों के ठिकानों पर सीबीआई की रेड। पाकिस्तान में मारा गया कश्मीर में आतंक का सबसे बड़ा गुनहगार इम्तियाज आलम उर्फ बशीर अहमद पीर। हिजबुल मुजाहिदीन का संस्थापक सदस्य पीर संगठन का तीसरे नंबर का कमांडर। रावलपिंडी में गोली मारकर हत्या। पिछले साल भारत ने यूएपीए के तहत किया था आतंकवादी घोषित। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के 1 साल पूरा होने के पहले देश को किया संबोधित। नाटो के बढ़ते दखल पर जताई गंभीर चिंता। कहा रूस पश्चिम के हर नापाक मंसूबे को विफल करते हुए आक्रमण को करेगा और तेज। देश को बचाकर रखने का जताया प्रण। निशानेबाजी विश्व कप में भारत ने जीता एक और स्वर्ण। पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल में रुद्रांश पाटिल ने स्वर्ण पर लगाया निशाना। प्रतियोगिता में रुद्रांश का दूसरा स्वर्ण। खबरों में डालते हैं विस्तार से नजर। भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई और सिंगापुर के पेनाओं के बीच क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी की आज से शुरुआत हो गई। पीएम मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री इस शुरुआत के समय मौजूद रहे। वित्तीय लेन देन में तकनीक के साथ हुई इस पहल का फायदा दोनों देशों के लोगों को होगा, जो न सिर्फ तुरंत एक देश से दूसरे देश में पैसा भेजने में मदद करेगा, बल्कि इसकी लागत भी कम आएगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के बढ़ते डिजिटल पेमेंट सिस्टम के विस्तार का जिक्र किया। भारत और सिंगापुर के बीच पैसे का आदान प्रदान अब और आसान हो गया है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली हसीन लूंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई और सिंगापुर के पेनाओ के बीच क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी की शुरुआत के साक्षी बने। इस सुविधा की शुरुआत भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास और मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर के प्रबंध निदेशक
रवि मेनन ने की। पीएम मोदी ने इस सुविधा के लिए भारत और सिंगापुर के लोगों को बधाई दी और कहा कि ये शुरुआत दोनों देशों के लोगों के लिए एक ऐसा उपहार है जिसका वो उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। यूपीआई पे नाउ लिंक का लॉन्च आज दोनों देशों के नागरिकों के लिए एक ऐसा उपहार है जिसका वे उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। आज के युग में टेक्नोलॉजी हमें अनेक प्रकार से एक दूसरे से जोड़ती है। फिनटेक भी एक ऐसा सेक्टर है जो लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। सामान्य तौर पर इसका दायरा एक देश की सीमाओं के भीतर ही सीमित होता है, लेकिन आज के लॉन्च ने क्रॉस बॉर्डर फिनटेक कनेक्टिविटी उसके एक नए अध्याय का शुभारंभ किया है। पीएम मोदी ने कहा कि ये सुविधा दोनों देशों के लोगों को कम लागत वाला रियल टाइम भुगतान विकल्प प्रदान करेगी। इससे छात्रों, पेशेवरों, एनआरआई और उनके परिवारों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। आज के बाद सिंगापुर और भारत के लोग अपने मोबाइल फोन से उसी तरह पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे जैसे वे अपने अपने देश के अंदर करते हैं। इससे दोनों देशों के लोगों को अपने मोबाइल से तत्काल कम खर्च में फंड ट्रांसफर करने में मदद मिलेगी। इस सुविधा से दोनों देशों के बीच रेमिटेंसेस का सस्ता और रियल टाइम विकल्प संभव हो पाएगा। इसका हमारे प्रवासी भाई बहनों, प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स और उनके परिवारों को विशेष रूप से लाभ होगा। पीएम ने कहा कि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम से देश में ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी बढ़ा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया अभियान के कारण ही कोविड के दौरान करोड़ों लोगों के खातों में पैसे ट्रांसफर हो सके। बीते वर्षों में भारत ने इनोवेशन और मॉडर्नाइजेशन के लिए उचित वातावरण बनाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। हमारे डिजिटल इंडिया प्रोग्राम से देश ईज ऑफ लिविंग में भी बढ़ी है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी बढ़ा है। इससे डिजिटल कनेक्टिविटी के साथ फाइनेंशियल इंक्लूजन को भी अभूतपूर्व गति मिली है। डिजिटल इंडिया अभियान ने गवर्नेंस और पब्लिक सर्विस डिलीवरी में अभूतपूर्व रिफॉर्म्स को भी संभव बनाया है। ये भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की ही ताकत है कि कोविड पैंडेमिक के दौरान हम करोड़ों लोगों के बैंक खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर कर पाए। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सीन लूंग ने कहा कि इन भुगतान प्रणालियों के जुड़ाव से दोनों देशों के निवासी पैसों का ट्रांजैक्शन तेज और सुविधाजनक रूप से कर सकेंगे। Pay Now UPI linkage is India's first cross-border real-time payment systems linkage and Singapore's second. It's also the world's first such linkage to feature cloud-based infrastructure and participation by non-bank financial institutions. As we progressively add more users and use cases, the Pay Now UPI linkage will grow in utility and contribute more to facilitating our trade and our people-to-people links. यूपीआई एक रियल टाइम भुगतान प्रणाली है जो मोबाइल फोन के माध्यम से तेज गति से सुरक्षित, विश्वसनीय कैशलेस भुगतान की सुविधा प्रदान करती है। तेज गति भुगतान और आसान उपयोग की वजह से भारत का यूपीआई दुनिया भर में लोकप्रिय हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो किस तरीके से वित्तीय लेन देन में तकनीक का एक बड़ा रोल अदा होने को दिखाई पड़ रहा है, इसके लेकर आज भारत दुनिया भर में लगातार अपनी विश्वसनीयता के साथ आगे बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। और किस तरह से यूपीआई की विश्वसनीयता बढ़ी है और कैसे
यूपीआई काम कर रहा है, न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया भर में अपनी पहचान को नए आयाम देता नजर आ रहा है। ये आपको सिलसिलेवार तरीके से कुछ तथ्यों से रूबरू कराते हैं। क्या होता है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट, जिसकी आज से शुरुआत हुई है। एक देश से दूसरे देश में तकनीक के माध्यम से पैसे भेजने की व्यवस्था, क्योंकि अभी मौजूदा व्यवस्था की बात की जाए तो आप देश से एक कोने से देश के दूसरे कोने तक आसानी से पैसा भेज पाते हैं, लेकिन अब एक देश से दूसरे देश में भी यूपीआई के माध्यम से आप पैसा आसानी से भेज पाएंगे। इस बात की व्यवस्था आज भारत और सिंगापुर की सरकार ने की है। वो एक बड़ी पहल हुई है। सीमा पार के भुगतान जिसमें प्राप्तकर्ता और भेजने वाला अलग अलग देशों में होते हैं। एक व्यक्ति सिंगापुर में बैठा हुआ है, एक व्यक्ति भारत में बैठा हुआ है, और उन दोनों के बीच में पैसे का आदान प्रदान होता है तकनीक के माध्यम से, रियल टाइम तरीके से। साथ ही साथ अगर बात की जाए व्यक्ति हो, कंपनियां हो, बैंकिंग संस्थान हो, उनके बीच में पेमेंट हो सकते हैं। इस तरीके से पेमेंट रियल टाइम में जाते हैं, यानी कि बहुत कम समय में सीधा पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में तकनीक के माध्यम से पारदर्शी तरीके से। तो ये अपने आप में होता है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट, क्योंकि अभी तक हम जब क्रॉस बॉर्डर शब्द सुनते हैं तो उसके साथ में हम सुनते थे टेररिज्म, क्योंकि पाकिस्तान के संबंध में सुनाई पड़ता था। लेकिन अब हम भारत तरक्की कर रहा है और तरक्की करके तकनीक के माध्यम से आगे बढ़ रहा है। तो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट हम करते हैं, उस तकनीक को कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है उसके लिहाज से आज की एक बड़ी मिसाल है। किन लोगों को होगा आज जो व्यवस्था की गई उसका फायदा किन लोगों को होगा? अगर बात की जाए तो सिंगापुर में रहने वाले भारतीय जो छात्र हैं उनको फायदा होगा। वो पैसा प्राप्त भी कर सकते हैं जल्दी से और पैसा वो भेज भी सकते हैं। इसके साथ सिंगापुर से भारतीयों को क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस सस्ती दरों पर भेजने में आसानी होगी। रेमिटेंसेस वो पैसा होता है जो लोग पैसा कमाने के लिए दूसरे मुल्क में गए हैं और अपने घर वापस पैसा भेजते हैं। ऐसे लोग तुरंत पैसा भेज सकेंगे, तकनीक तरीके से, पारदर्शी तरीके से पैसा भेज सकेंगे, और उस पैसा भेजने की जो लागत है वो भी कम होगी, यानी कि कम पैसे में, कम लागत में वो रियल टाइम में पैसा अपने परिजनों को भेज सकेंगे। यह भी सुनिश्चित होगा। सिंगापुर में रहने वाले भारतीय हो या फिर माइग्रेंट वर्कर्स हो, उन सबको इस सबका फायदा मिलता नजर आएगा। तो अपने आप में यह बड़ी चीज है। एनआरआई यूपीआई से नहीं कर पाते थे पेमेंट अभी तक की व्यवस्था में, लेकिन केवल भारतीय सिम कार्ड पर ही यह व्यवस्था उपलब्ध थी, क्योंकि जो अभी तक की व्यवस्था थी उसके तहत एनआरआई इसका फायदा नहीं उठा पाते थे। लेकिन अब व्यवस्था बदल गई है। कैसे यह काम करेगी? एनआरआई या तो एनआरआई या फिर एनआरओ अकाउंट को इंटरनेशनल सिम से लिंक करके यूपीआई के जरिए अपना पेमेंट कर पाएंगे। यानी कि अब किस तरीके से वो अपना एनआरआई या एनआरओ जो उनका अकाउंट है उसको यूपीआई से लिंक करके बहुत आसानी से रियल टाइम में पेमेंट कर सकते हैं। यह व्यवस्था अब हो गई है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई दूसरे देशों में यूपीआई को दे रहा है बढ़ावा। यह लगातार कोशिश की जा रही है भारत सरकार के माध्यम से, क्योंकि डिजिटल इंडिया के माध्यम से मोदी सरकार का फोकस वित्तीय समावेशन को बढ़ाने पे है। साथ ही साथ दुनिया भर में किस प्रकार से पारदर्शी तरीके से, तकनीक आधारित तरीके से आगे बढ़ा जाए, इस पर भी पूरा फोकस दिखाई पड़ रहा है। अब हम बात करें दुनिया में इस तरह से फैल रहा है यूपीआई, क्योंकि यूपीआई के माध्यम से कैसे भारत लगातार बढ़ रहा है। अगर हम बात करें जहां पे ये यूपीआई लिखा हुआ है, अब इसको भारत मान लीजिए, और भारत किस तरीके से तमाम देशों के साथ में यूपीआई के माध्यम से जुड़ गया, ये तमाम मुल्क है। नेपाल सबसे पहला देश था जो यूपीआई के माध्यम से जुड़ा। भूटान, थाईलैंड, सिंगापुर, यूके, फ्रांस, यूएई, ओमान, मलेशिया, ये तमाम वो देश हैं जो लगातार जुड़ गए हैं यूपीआई के माध्यम से। और यहां पर इन देशों में पैसा भेजना और मंगाना आसान है, क्योंकि रुपए कार्ड की बात हो या फिर यूपीआई कार्ड के माध्यम से पैसा भेजने की बात हो, कम से कम इन दोनों में से एक व्यवस्था इन तमाम देशों के साथ में जुड़ी हुई है। यूके, फ्रांस, यूएई, ओमान, मलेशिया, ये तमाम ऐसे मुल्क हैं जो एक तरीके से जुड़े हुए हैं यूपीआई के माध्यम से, रुपए कार्ड के माध्यम से। एक तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म के तरीके से भारत दुनिया के तमाम मुल्कों के साथ में बहुत बेहतरी से कनेक्ट हो गया है। यह तस्वीर इस बात को साफ तौर पर इंगित करती है। हम अगली स्लाइड की ओर चलते हैं और उस पर दिखाते हैं किस तरीके से ये जो भारत का डिजिटल वर्ल्ड का जो दायरा है, ये लगातार विस्तार लेता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और कैसे हम बहुत आसानी से कनेक्ट करते हुए जा रहे हैं। क्योंकि जब हम तमाम मुल्कों से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जुड़ने की बात करते हैं, तो चाहे वहां रहने वाले छात्र हों या काम के आधार पर जाने वाले लोग हों या फिर पर्यटक हों, इन सब की सुविधा होती है। आपके हाथ में फोन से आप इन सब चीजों को कर सकते हैं। और इसके अलावा हम और मुल्कों की बात करें, फिलीपींस, वियतनाम, कंबोडिया, हांगकांग, ताइवान, लग्जमबर्ग, दक्षिण कोरिया, जापान, नीदरलैंड, बेल्जियम, थाईलैंड, ये तमाम ऐसे देश हैं। यहां पर भी यूपीआई के माध्यम से, या तो रुपए कार्ड के माध्यम से या फिर यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करने की सुविधाएं की गई हैं। कैसे की गई हैं? क्योंकि भारत सरकार ने वहां के जो पेमेंट गेटवेज के जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने वाली कंपनियां, उनके साथ में करार किया है और यह सुनिश्चित किया है कि तकनीक आधारित तरीके से इन तमाम मुल्कों में जो भारतीय जाते हैं या उन मुल्कों के लोग भारत में आते हैं, ये रियल टाइम पेमेंट कर सकें। लागत भी कम होती है,
पारदर्शी तरीके से तुरंत पैसा पहुंचता हुआ दिखाई पड़ता है। तो ये अपने आप में दिखाता है कि कैसे यूपीआई की ताकत ना सिर्फ हिंदुस्तान में दूर सुदूर इलाकों तक पहुंच रही है, बल्कि दुनिया के तमाम देशों तक भारत की ये डिजिटल जो तकनीक है उसका एक तरीके से फायदा लोगों तक हो रहा है। भारत ही वंशी ही नहीं बल्कि तमाम दुनिया के लोग भी इसका फायदा उठा रहे हैं। किस तरह से अन्य हम तस्वीरों को भी देखते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे इसका फायदा लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यूपीआई के माध्यम से हो या डिजिटल पेमेंट के माध्यम से हो, रियल टाइम में चीजें बढ़ती हैं। हम अगली तस्वीर की ओर आगे जाते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ तथ्य हैं जो हमें इस दिशा में आगे बढ़ाते हैं। क्या होता है यूपीआई, क्योंकि हम जब यूपीआई की बात करते हैं तो ये समझना भी जरूरी है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई इसका पूरा नाम होता है। किस तरह से ये बहुत सिक्योर तरीके से काम करता है वो, और रियल टाइम ये काम करता है। इमीडिएट पेमेंट सर्विस, IMPS, कैशलेस भुगतान, 24 घंटे पेमेंट, ये तमाम प्रकार की सुविधाएं संभव होती हैं। यानी कि रियल टाइम में तुरंत पैसा कैशलेस तरीके से 24 घंटे आप बैंकिंग की सुविधा ले सकते हैं महज अपने फोन के माध्यम से। यूपीआई से कई बैंक खातों में एक ही मोबाइल एप्लीकेशन से जोड़ा जा सकता है। यानी कि अगर आपके ज्यादा बैंक खाते हैं, आप एक ही एप्लीकेशन के माध्यम से उनको जोड़कर पैसे का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, मंगा सकते हैं। यह सुविधा भी इस प्रकार की मौजूद होती है। यूपीआई है भारत का सबसे बड़ा पेमेंट प्लेटफॉर्म। यहां से लगातार लोग जुड़ रहे हैं और इसका विस्तार दायरा जो है लगातार बढ़ रहा है। नेच की बात हो, IMPS की बात हो, AEPS की बात हो, BBPS, ये तमाम रुपए, NPCI, ये तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके माध्यम से पेमेंट की व्यवस्थाएं होती हैं। सबसे ज्यादा बड़ा है यूपीआई। यूपीआई ऐप की अगर बात की जाए तो भीम ऐप, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, अमेजन जैसे तमाम ऐसे ऐप भी शामिल हैं जो ऐप यूपीआई के माध्यम से जुड़ते हैं। और 2016 में NPCI यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 21 बैंकों के साथ में समझौता किया और यूपीआई को लॉन्च किया था। यानी 2016 से यह काम कर रहा है और 2023 में आज इसका दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। और यह बताने दिखाने के लिए अपने आप में पर्याप्त है कि कैसे भारत का जो डिजिटल एक तरीके से लैंडस्केप है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। यूपीआई रियल जो सिस्टम है वो रियल टाइम में पैसे ट्रांसफर करता है। यानी आपने इधर क्लिक किया, उधर पैसे पहुंच गए। एक एप्लीकेशन में कई अकाउंट को आप लिंक कर सकते हैं, इस प्रकार की व्यवस्थाएं भी होती हैं। और पैसा भेजने के लिए मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर और यूपीआई आईडी की जरूरत होती है। और महज 2-3 चरण के बाद में आप सीधे पैसा सुरक्षित तरीके से भेज सकते हैं। ये अपने आप में भारत के लगातार डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स है उसकी ताकत को बढ़ता हुआ दिखा रहा है। 24 घंटे बैंकिंग की सुविधा भी यूपीआई के माध्यम से आपके हाथ में अब मोबाइल के समय एक तरीके से मौजूद रहती है। यह भी अपने आप में एक बड़ी ताकत मोदी सरकार ने लोगों को अपने हाथों में दी है। भारत का सबसे पसंदीदा पेमेंट सिस्टम बना है यूपीआई, क्योंकि इसके माध्यम से लगातार लोग जुड़ रहे हैं और उपभोक्ता हो या फिर व्यापारी यूपीआई का कर रहे हैं तेजी से प्रयोग, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोग सुरक्षित तरीके से अपना लेन देन कर पा रहे हैं। और ये अपने आप में बढ़ते हुए हमारे डिजिटल इंडिया की ताकत को दिखाता है। गांव हो, गरीब हो, शहर के लोग हो, हर कोई कहीं ना कहीं इससे जुड़ता हुआ दिखाई पड़ता है। और ये तस्वीर अपने आप में बताने के लिए काफी है कि कैसे साल दर साल तरीके से चीजें बढ़ती गई हैं, बदलती गई हैं। और अगर हम साल की बात करें 2018-19 से लेकर अभी दिसंबर 23-22 तक की, तो इसमें लेन देन की संख्या यूपीआई से कितनी रही है वो आंकड़ा आपको करोड़ में नजर आ रहा है। और लेन देन की मात्रा यानी कि कितने लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। जहां पे 18-19 में ये 3,000 करोड़ के आसपास लेन देन की संख्या थी, वो बढ़ते हुए 2022-23 में लगभग 9,000 से पार कर गई है। यानी कितनी ज्यादा संख्या बढ़ गई। और अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो यह संख्या भी 20,000 लाख करोड़ से 2,000 लाख करोड़ से ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। अपने आप में यह बताने के लिए काफी है कि किस तरह से हर साल गुजरते हुए साल के आधार पर यहां पर यह न सिर्फ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बढ़ते जा रहे हैं, बल्कि उसके माध्यम से जो पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है या मंगाया जा रहा है वो भी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और यह साल दर साल का आंकड़ा है, आपको साफ तौर पर बताता है कि भारत कि जो आम नागरिक है वो कैसे डिजिटल तरीके से सशक्त हो रहा है। छोटा सा पैसा हो या फिर बड़ा पैसा, हर कोई व्यक्ति एक तरीके से इन सब चीजों का इस्तेमाल करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और यूपीआई की बढ़ती हुई ताकत या भीम ऐप की बढ़ती हुई ताकत इन सब प्रकार के लेन देन से साफ तौर से देखी जा सकती है। लेकिन ये कैसे संभव हो रहा है? जब हम वित्तीय तकनीकों को तकनीक के साथ जोड़ते हैं, यानी फिनटेक वर्ल्ड की जो बात लगातार की जाती है उस पर जब हम आगे जाते हैं तो वो अपने आप में दिखाई पड़ता है हमारे बदलती हुई तस्वीर की। अगली स्लाइड के लिहाज से अगर हम बात करें तो ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि फिनटेक शब्द लगातार इस्तेमाल होता है
उसके मायने क्या है, किस तरीके से फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी का जो समावेशन है वो फिनटेक को जन्म देता है, और वही आज के इस प्रकार के इस वर्ल्ड की एक तरीके से पूरी ताकत बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम फिनटेक की बात करें तो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का संक्षिप्त रूप है फिनटेक, और वित्तीय कार्यों में तकनीक के उपयोग को फिनटेक कहा जाता है। भारत में इंटरनेट विस्तार के बाद फिनटेक उद्योग में भारी वृद्धि हुई है, क्योंकि लोगों के हाथों में पहुंचा है इंटरनेट, और उसके बाद में सब चीजों में इजाफा हुआ। भारत में फिनटेक का लाभ के लिहाज से अगर बात की जाए तो कैसे स्थितियां बदली हैं। लगभग 45 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते खुले हैं। बैंक खातों में डीबीटी, बीमा, पेंशन जैसी सेवाओं में भी एक बड़ा इजाफा देखने को मिला है। डीबीटी से 28 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा लाभार्थियों के खातों में पैसे पहुंचे, और 75 करोड़ लाभार्थियों से ज्यादा की संख्या एक तरीके से देखी जा सकती है इन तमाम योजनाओं की, जो कि लाभार्थियों की संख्या रही है। और 53 मंत्रालयों की 310 स्कीम का पैसा डीबीटी के माध्यम से सीधे लोगों के खातों में पहुंच रहा है। यह हमारे बढ़ते हुए डिजिटल ट्रांजैक्शंस को, बढ़ते हुए हमारे फिनटेक को साफ तौर पर दिखाता है कि किस तरीके से आज नए प्रकार के भारत का, नए प्रकार के एक तरीके से भारत के दर्शन होते हैं, जहां पर फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेकर, वित्तीय समावेशन को लेकर तकनीक आधारित तमाम व्यवस्थाएं बढ़ रही हैं। इसके अलावा तमाम अन्य खबरों से भी हम आपको रूबरू कराएंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। कौन सा परफ्यूम है? परफ्यूम बहुत फ्रेश लग रही हो। पार्लर गई थी? नो पार्लर, नो फेशियल। ये है मेरा फेवरेट सोप। ये एकमात्र साबुन है जो आत्मविश्वास देता है। माइसोर सैंडल सोप। दीदी, नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा, आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। और ब्रेक के बाद रुक करते कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने समाचार एजेंसी एएनआई को एक साक्षात्कार दिया। उसमें विदेश नीति के मोर्चे पर मोदी सरकार की मजबूती का उन्होंने जिक्र किया है। चीन मुद्दे पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा सरकार पर उठाए गए सवालों के संदर्भ में विदेश मंत्री ने कहा कि सरकार के रक्षात्मक या उदार होने का आरोप लगाया जाता है। अगर हम उदार हैं तो एलएसी पर आर्मी को किसने भेजा? राहुल गांधी ने आर्मी को नहीं भेजा, नरेंद्र मोदी ने एलएसी पर आर्मी को भेजा। This narrative that somewhere government is on the defensive, somewhere we are being accommodative. I mean, I ask people, if we were being accommodative, who sent the Indian army to the LAC? Rahul Gandhi didn't send them. Narendra Modi sent them. Okay? We have today the largest peacetime deployment in our history on the China border. Okay? And we are keeping troops there at a huge cost with great effort. We have increased our infrastructure spending on the border 5 times in this government. So now tell me who's the defensive, accommodative person? बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर विदेश मंत्री ने कहा कि कई बार भारत में चल रही राजनीति यहाँ की नहीं बल्कि बाहर से आई होती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 1984 में बहुत कुछ हुआ था, हमें उस विषय पर कोई डॉक्यूमेंट्री देखने को क्यों नहीं मिली? Politics of India doesn't stop at its borders. Sometimes politics of India doesn't even originate in its borders. It comes from outside. Ideas come from outside, agendas come from outside. Otherwise, please tell me why suddenly, there's a surge of reports and, attention and views. I mean, were some of these things not happening earlier? People speak about, okay, you had to make a documentary. Many things happened in Delhi in 1984. Why didn't we see a documentary on that? If that was your concern, that you felt suddenly one day, okay, I'm very humanistic and I must get justice for people who have been done wrong.
नागालैंड और मेघालय में विधानसभा चुनाव प्रचार जोरों पर है। नागालैंड में आज अमित शाह प्रचार करने पहुंचे तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी जनता के बीच पहुंचे। भाजपा, कांग्रेस समेत तमाम क्षेत्रीय दल जोर शोर से अपनी आजमाइश कर रहे हैं, तो वहीं उधर मेघालय में भी सभी दलों के स्टार प्रचारक जमीन पर उतरकर अपने अपने लिए वोट मांगते नजर आए। नागालैंड में मतदान की तारीख 27 फरवरी है। 60 विधानसभा सीटों के लिए सत्ताधारी एनडीपीपी और भाजपा गठबंधन का मुकाबला एनपीएफ, कांग्रेस और एनसीपी से है। भाजपा नेता व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने त्युनसांग में एक जनसभा में कहा कि साल 2014 से पहले राज्य में हिंसा और अशांति का दौर था, लेकिन अब बदलाव दिखने लगा है और अधिकांश क्षेत्र से अफस्पा भी हटा ली गई है। उन्होंने विश्वास जताया कि जल्द ही राज्य में स्थायी समृद्धि के लिए विशेषकर पूर्वी नागालैंड में शांति वार्ता से अपेक्षित रास्ता निकलेगा। चुनाव के पहले ईएनपीओ ने चुनाव के बहिष्कार की घोषणा की थी। ईस्टर्न नागालैंड में कुछ इश्यू है, डेवलपमेंट रिलेटेड भी है, ईस्टर्न नागालैंड के अधिकार रिलेटेड भी। ईएनपीओ ने उठाए हुए ईस्टर्न नागालैंड के सारे इश्यू को एड्रेस करते हुए भारत सरकार का गृह मंत्रालय एक समझौता करेगा जो पूर्वी नागालैंड में, ईस्टर्न नागालैंड में एक बहुत बड़ी विकास की बयार लाएगा और आप सभी को आपके अधिकार भी मिलेंगे। राज्य के सबसे बड़े दल और एनपीएफ के 21 विधायकों ने भी नेफ्यू रियू को न सिर्फ समर्थन दिया बल्कि वे एनडीपीपी में शामिल भी हो गए थे। वहीं कांग्रेस ने साल 2018 में राज्य की 18 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन वह खाता भी न खोल सकी थी। साल 2023 के चुनाव में कांग्रेस ने 22 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिफुपर में रैली कर एनडीपीपी और भाजपा गठबंधन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। The Congress government, if voted to power, guarantees to implement the following announcement in the letter and spirit. Old age pension at rupees 3,000 per month for senior citizens. 33% reservation for women in urban local bodies. नागालैंड की 14वीं विधानसभा के लिए नतीजे 2 मार्च को आएंगे। वहीं मेघालय की 60 विधानसभा सीटों के लिए भी सभी दलों का जोर आजमाइश जारी है। मुकाबले में सत्ता बचाए रखने के लिए कॉनराड संगमा अपनी पार्टी एनपीपी के साथ मैदान में है, तो कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन पाने का खम ठोक रही है। आज कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने शिलांग में जनसंपर्क भी किया, तो वहीं दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस राज्य में पैर पसारने की फिराक में है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। फिलहाल यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। पेमेंट फेल, लेकिन पैसे तो कट गए। गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। त्वचा का एक वादा, मैसूर सैंडल गोल्ड अपने अंदर की खूबसूरती को जगाइए। कल आज और कल में, देश के हर पल में, कल आज और कल में, देश के हर पल में, कभी परछाई बनके, कभी विश्वास बनके,
दिल में साहस का एहसास बन के उम्मीदों को सच्चाई के रंग से सजाते हैं, मुश्किलें कोई हरदम साथ निभाते हैं। कल आज और कल में रहते हैं, देश के हर पल में रहते हैं। कल आज और कल में रहते हैं, देश के 1956 से आज तक LIC हर पल आपके साथ। आज सुबह से देश के अलग अलग इलाकों में कई केंद्रीय एजेंसियां अलग अलग मामलों में छापेमारी कर रही हैं। भ्रष्टाचार और अपराध पर लगाम लगाने के लिए ये छापेमारियां की गई हैं। NIA ने कई गैंगस्टर्स के ठिकानों पर छापेमारी की तो आयकर विभाग यूफ्लेक्स कंपनी के 64 ठिकानों पर छापेमारी करने पहुंचा। पंजाब में भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों के ठिकानों पर CBI ने रेड की तो झारखंड में ED ने रांची समेत देश भर के 24 ठिकानों पर छापेमारी की। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। देश में भ्रष्टाचार और अपराध पर लगातार कड़ी कार्रवाई हो रही है। मंगलवार को एक साथ देश के तमाम हिस्सों में अलग अलग एजेंसियों ने छापेमारी की। कहीं माफिया सरगना और आतंक के कनेक्शन के खिलाफ अभियान चला तो कहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ कंपनियों और लोगों के खिलाफ छापेमारी हुई। नेशनल जांच एजेंसी NIA ने मंगलवार सुबह लॉरेंस बिश्नोई और नीरज बवाना सहित कई गैंगस्टर के ठिकानों पर देश के कई राज्यों में छापेमारी शुरू की। NIA की ये ताबड़तोड़ छापेमारी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, गुजरात और मध्य प्रदेश समेत तमाम राज्यों में एक साथ शुरू हुई। जानकारी के मुताबिक 70 से अधिक लोकेशन पर NIA ने छापा मारा है। ये छापेमारी देश भर में फैले गैंगस्टर के सिंडिकेट को तोड़ने के इरादे से अंजाम दी गई। गैंगस्टर और उनके आपराधिक सिंडिकेट के खिलाफ दर्ज मामलों में यूपी के कई शहरों में सुबह से छापेमारी जारी हो गई। पंजाबी गायक मूसेवाला मर्डर केस में हथियार की सप्लाई करने वाले के रिश्तेदार याहिया पहलवान के घर जनपद बुलंदशहर में खुर्जा में 4 टीमों ने छापेमारी की। राजस्थान में जोधपुर, सीकर, चुरू, झुंझुनू, बीकानेर, श्री गंगानगर और बॉर्डर के इलाके में सुबह से ही कार्रवाई शुरू हो गई। हरियाणा के यमुनानगर और हिसार समेत कई जिलों में छापेमारी हुई। गौरतलब है कि गैंगस्टर लॉरेंस से हाल ही में की गई पूछताछ में पाकिस्तान कनेक्शन और उसके बदमाशों द्वारा हथियारों की तस्करी का खुलासा हुआ था। इसी को देखते हुए NIA टीम सक्रिय हुई है। आर्म सप्लायर और टेरर फंडिंग समेत अन्य मामलों में भी कार्रवाई की जा रही है। हरियाणा पुलिस और NIA की टीम द्वारा ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया था और ये यहाँ पर यमुनानगर में भी जो संदिग्ध स्थान है और संदिग्ध व्यक्तियों के साथ जिनके साथ लिंक जुड़ा हुआ है उनके यहाँ पर आज रेड की गई है और अभी भी सर्च अभियान जारी है। वहीं आयकर विभाग ने पैकेजिंग क्षेत्र की कंपनी यूफ्लेक्स के दिल्ली और नोएडा सहित देश भर में 64 ठिकानों पर छापेमारी की है। आयकर अधिकारियों ने यूफ्लेक्स के खिलाफ कथित कर चोरी की जांच के सिलसिले में ये कार्रवाई की। आयकर विभाग की टीम ने कंपनी के दिल्ली, नोएडा, जम्मू कश्मीर, गुजरात, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक स्थित कार्यालयों और संबंधित परिसरों में करीब 60 से 70 ठिकानों पर तलाशी की कार्रवाई की। यूफ्लेक्स लिमिटेड कंपनी का देश भर में कंटेनर और पैकेजिंग क्षेत्र में बड़ा कारोबार है। इसके अलावा यूफ्लेक्स पान मसाले की पैकेजिंग से संबंधित बिजनेस भी करती है। पंजाब में भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों के ठिकानों पर CBI की रेड पड़ी है। 30 से ज्यादा लोकेशन पर CBI के अधिकारियों ने दबिश दी है। जानकारी के मुताबिक फिरोजपुर, संगरूर, फतेहपुर साहब, मोगा, लुधियाना, पटियाला, राजपुरा, मोहाली समेत कई अन्य इलाकों में CBI की छापेमारी हुई है। यह रेड FCI अधिकारियों के साथ साथ चावल के व्यापारियों, रेड और ग्रीन मर्चेंट्स के यहाँ भी पड़ी है। वहीं ड्रग्स और आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए पंजाब के सभी जिलों में सर्च ऑपरेशन चला। ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य ड्रग्स को जब्त करने और अपराधियों को पकड़ना था। पंजाब के सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, सारे कमिश्नरेट्स में कार्बन सर्च ऑपरेशन है DGP साहब के ऑर्डर्स पे चल रहा है, डायरेक्शंस पे। ये बेसिकली ड्रग्स को और क्रिमिनल एक्टिविटी को रोकने के लिए है और इनको पकड़ने के लिए है बेसिकली। अगर ड्रग्स भी रिकवर करना है और क्रिमिनल्स को भी अप्रहेंड करना, ये मेन पर्पस है आज का ऑपरेशन का। झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय में इंजीनियर वीरेंद्र राम से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने रांची समेत देश भर के 24 ठिकानों पर छापेमारी की। ED ने वीरेंद्र राम के रांची, दिल्ली, सिरसा, सिवान, जमशेदपुर और आदित्यपुर स्थित ठिकानों पर छापेमारी की। ED ने वीरेंद्र राम की महंगी गाड़ियों और अकूत संपत्ति के पुख्ता सबूत जुटाए हैं। नीरज सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट DD न्यूज।
और अमृतकाल के बजट पर दूरदर्शन मुंबई में डीडी डायलॉग का आयोजन किया गया। इस दौरान वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ ने कहा कि देश में लगातार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ रहा है और बैंकों का एनपीए घट रहा है। इस तरह भारतीय अर्थव्यवस्था एक ब्राइट स्पॉट बनकर उभरी है। हमारा एफडीआई कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। और आई एम लुकिंग आफ्टर द बैंक्स का एनपीए जो कुछ साल पहले ज़्यादा था, तो ये ग्रॉस एनपीए इज आल्सो रिड्यूसिंग एंड आई एम वेरी हैप्पी टू से टू यू दैट हमारे पूरे बैंक्स क्रेडिट तो दे रहे हैं, लेकिन उसी के साथ एनपीए कम होके ऑल बैंक्स आर इन प्रॉफिट, दे आर डूइंग वेरी वेल। उसके साथ हमारा मर्चेंटाइल एक्सपोर्ट भी बढ़ा है और हमारा यूपीआई ट्रांजैक्शंस 782 करोड़ हमारे यूपीआई के ट्रांजैक्शंस यानी डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। ये सब अगर हम इकट्ठा करें तो इंडिया हैज़ बिकम अ वेरी ब्राइट स्पॉट फॉर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। और अब नजर डालते हैं बिजनेस की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में। एयर इंडिया ने अपने 470 नए विमानों के लिए हायरिंग शुरू कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बोइंग और एयरबस से विमानों की डिलीवरी के लिए तैयार एयर इंडिया ने विभिन्न रैंकों और भूमिकाओं पर भर्ती करना शुरू कर दिया है। वैश्विक इलेक्ट्रिक वाहन ईवी चार्जिंग राजस्व 2027 तक $300 अरब से अधिक होने की संभावना है, जो 2023 में $66 अरब से अधिक है। मंगलवार को एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई। कारोबारी सप्ताह के दूसरे दिन सोमवार को भारतीय शेयर बाजार मामूली गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 18.82 अंक यानी 0.03% की गिरावट के साथ 60,672.72 अंक के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 17.90 अंक यानी 0.1% की गिरावट के साथ 17,826.70 अंक के स्तर पर बंद हुआ। गूगल के स्वामित्व वाले वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म YouTube ने पॉडकास्ट के लिए अपने नए टूल्स का टेस्ट करने के लिए नया फीचर एक्सपेरिमेंट को लॉन्च किया है। और फिलहाल यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड है। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। तुर्की और सीरिया में भूकंप आने के बाद भारत की ओर से राहत एजेंसियों ने जिस तरह से मानवीय सहायता प्रदान की, उसकी सब जगह तारीफ हो रही है। एनडीआरएफ की ये टीमें जब वापस स्वदेश लौटी तो पीएम मोदी ने कल उनसे मुलाकात की और उनके जज्बे की जमकर तारीफ की। एनडीआरएफ के डीजी ने कहा है कि ऑपरेशन दोस्त के तहत उनके जवानों ने बहुत ही बेहतर काम किया है। तुर्की और सीरिया में भूकंप आया तो दुनिया भर से मदद के लिए हाथ बढ़े। इस मदद में सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया भारत ने। पीएम मोदी के निर्देश पर भारत ने फौरन सहायता और बचाव कार्य में मदद के लिए टीम भेजी।
भारत के इस अभियान को नाम दिया गया ऑपरेशन दोस्त। इसके तहत भूकंप से प्रभावित तुर्की में राहत और बचाव अभियान को सफलतापूर्वक चलाने के लिए एनडीआरएफ और सेना की टीमें गई थी। अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम देकर एनडीआरएफ और सेना की टीमें स्वदेश लौट आई हैं। एनडीआरएफ ने वहां मलबे में फंसे 2 लोगों की जिंदगी बचाई तो 85 शवों को भी निकाला। इसके अलावा एनडीआरएफ की मेडिकल टीम ने भी कई लोगों को चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई। तुर्की में स्थानीय लोगों ने मदद के लिए भारत की जमकर सराहना की। देश में भी एनडीआरएफ टीम के काम की बहुत सराहना हो रही है। एनडीआरएफ के महानिदेशक अतुल करवल के मुताबिक मौसम की चुनौतियों के बावजूद भारतीय राहत दल ने बहुत मेहनत से काम किया। ऑपरेशन दोस्त ने भूकंप पीड़ितों की मदद में अहम भूमिका निभाई। वर्किंग कंडीशंस काफ़ी हार्श थी, जो नॉर्मली हम एक्सपेक्ट करते हैं अर्थक्वेक की सिनेरियो में। शुरू में काफ़ी केओस होता है और सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती। यहाँ एडिशनल प्रॉब्लम्स थी कि सब ज़ीरो टेम्परेचर्स थे, रहने की सुविधा बिल्कुल नहीं थी क्योंकि सारे स्ट्रक्चर्स आफ्टर शॉक्स आ रहे थे, सब स्ट्रक्चर्स पे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट था। तो टीम ने बहुत अच्छा फैसला लिया कि वो ओपन में टेंट्स में रहेंगे। शुरू में टॉयलेट की सुविधा भी 4-5 दिन तक नहीं थी, तो आप समझ सकते हैं किस तरह टीमों ने अपने आप को बिल्कुल वॉर फुटिंग पे वहां तैनात किया और काम शुरू किया। एनडीआरएफ महानिदेशक ने बताया कि ऑपरेशन दोस्त के दौरान सभी राहत कार्य अपने दम पर किए गए। उन्होंने बताया कि राहत के काम में स्थानीय प्रशासन से कोई संसाधन नहीं लिए गए। पहली बार हमने अपनी गाड़ियां खुद हम लेके गए। C-17 ग्लोबमास्टर प्लेन में इंडियन एयरफोर्स की काबिलियत है, ताकत है कि उन्होंने हमको इतना दूर हमारे पूरे साजो सामान पूरी गाड़ियों के साथ में पहुंचाया ताकि हम संपूर्णतः आत्मनिर्भर थे। हमारे पास अपने टेंट थे, हमारे पास अपने राशन थे, अपनी दवाइयाँ थी, अपना फ्यूल था, कुछ भी हर चीज़ हमारे पास थी ताकि 15 दिन तक हम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पे किसी तरह का बोझ ना बने और हम अपने से अपना कैंप एस्टेब्लिश करें और ड्यूटी के लिए उपलब्ध हो जाएं। राहत कार्यों में भारतीय महिला राहत कर्मियों ने बढ़ चढ़कर काम किया। उनके काम की खूब तारीफ भी हुई है। डीडी न्यूज के साथ बातचीत में इन महिलाओं ने बताया कि उन्होंने कैसे अपने काम को अंजाम दिया। जब हम यहाँ से गए तो हमें नहीं पता था कि वो कंट्री है, किस तरीके का उनका नेचर है, जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं, उनका बर्ताव हमारे लिए कैसा रहेगा। बस हमारे दिमाग में इतना था कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं, हमें सर्व करना है, कैसी भी कंडीशन है हमें वहाँ रहना है। जब हम रेस्क्यू साइट पे जाते थे, ऑपरेशन साइट पे, तो वहाँ की जो महिलाएं थी वो पास में आती थी और हमें अपनी लैंग्वेज में बताने की कोशिश करती थी कि इसके अंदर कोई ना कोई हमारा फंसा हुआ है। तो जब हम उनके पास उनकी भाषा समझते नहीं थे लेकिन उनके इशारे हमें समझ में आते थे, वो लोगों का पूरा कोऑपरेशन हमारे साथ रहता था। वो हम इमोशनली हमें वो करती थी कि भाई आप लोग निकालिए उनको, जाइए, हमारा आप पर पूरा भरोसा है। इस अभियान में सेना के खोजी कुत्तों की भी अहम भूमिका रही। मलबे में जिंदा लोगों की पहचान के लिए खास तौर पर प्रशिक्षित किया जाता है। तुर्की में भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भारतीय सेना के चिकित्सा दल सराहनीय काम कर स्वदेश वापस लौट चुके हैं। भारत ने मानवीय आधार पर भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन दोस्त के तहत सहायता कार्यक्रम चलाया था। थल सेना प्रमुख मनोज पांडे ने दिल्ली में इन चिकित्सा दल के 60 पैरा फील्ड के सदस्यों से मुलाकात की और उनके कार्यों की सराहना की। The field hospital was self-contained for 14 days and comprised critical care specialist, orthopedic specialist, medical specialist, dental surgeons, accompanied by specialist equipment such as X-ray machines, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स एंड द लाइक्स। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ऑपरेशन दोस्त में शामिल एनडीआरएफ कर्मियों के साथ बातचीत की थी। इस बातचीत में इन कर्मियों ने पीएम के साथ अपने अनुभव साझा किए। 72 घंटे से ज्यादा वो मलबे में दबी हुई थी। पेशेंट जब आई थी वो स्ट्रेचर में आई थी और जब वो हॉस्पिटल से गई है तो वो अपने पैरों में चल के गई थी और जाते टाइम उसके आंखों में आंसू थे हमें धन्यवाद करते हुए, और उसने मतलब हमें भगवान के इक्विवेलेंट बोला और बोला कि जितना धन्यवाद मैं उनका करती हूँ मैं उतना ही धन्यवाद आपका कर रही हूँ। पीएम मोदी ने इस मुलाकात में एनडीआरएफ के लोगों से कहा कि देश को आप पर गर्व है। पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन दोस्त से जुड़ी पूरी टीम, एनडीआरएफ हो, सेना हो, वायुसेना हो या हमारी दूसरी सेवाओं के साथी हो, सभी ने बेहतरीन काम किया है। यहाँ तक कि हमारे बेजुबान दोस्त डॉग स्क्वाड के सदस्यों ने भी अद्भुत क्षमता का प्रदर्शन किया है। इस मुलाकात का वीडियो ट्विटर पर साझा करते हुए लिखा है कि मैं उन लोगों के साथ इस बातचीत को हमेशा याद रखूंगा जिन्होंने ऑपरेशन दोस्त में हिस्सा लिया था।
ऋषि कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब देखते हैं खेल की खबरों को फटाफट अंदाज में। मिस्र में चल रही निशानेबाजी विश्व कप प्रतियोगिता में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। 19 साल के रुद्रांश पाटिल ने 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने फाइनल में जर्मनी के निशानेबाज को 16-8 से हराया। प्रतियोगिता में उनका ये दूसरा स्वर्ण पदक है। इससे पहले उन्होंने मिश्रित टीम वर्ग में भी स्वर्ण जीता था। डेविड वार्नर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बाकी बचे 2 टेस्ट मैचों से बाहर हो गए हैं। उनके कोहनी में फ्रैक्चर है। वे सिडनी के लिए रवाना होंगे। हालांकि मार्च के आखिर तक उनके 3 वनडे की सीरीज के लिए वापस लौटने की उम्मीद है। दिल्ली टेस्ट की पहली पारी में वार्नर को मोहम्मद सिराज की गेंद लग गई थी, जिससे उनके बाएं हाथ की कोहनी में हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया था। भारत की विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष पहली बार टी20 रैंकिंग में शीर्ष 20 में शामिल हो गई हैं। टी20 विश्व कप में कुछ शानदार पारियां खेलने के बाद ऋचा अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग 20वें स्थान पर पहुंच गई हैं। वे टॉप 20 में शामिल 5वीं भारतीय हैं। भारत की स्मृति मंधाना तीसरे स्थान पर हैं। स्मृति मंधाना ने आयरलैंड के खिलाफ अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ टी20 पारी खेली थी। भारत की शेफाली वर्मा 10वें और जेमिमा रॉड्रिगेज 12वें स्थान पर हैं। भारत की हरमनप्रीत कौर 13वें स्थान पर है। गेंदबाजों की सूची में भारत की रेणुका ठाकुर 7 स्थान चढ़कर अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ 5वीं रैंकिंग पर आ गई हैं। रेणुका ने इंग्लैंड के खिलाफ 15 रन देकर 5 विकेट चटकाए थे। भारत की हरमनप्रीत कौर 150 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। सिर्फ महिलाओं में भी नहीं बल्कि पुरुषों को मिलाकर भी किसी ने 150 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेले हैं। आयरलैंड के खिलाफ मैदान पर उतरते ही हरमनप्रीत ने रिकॉर्ड बनाया। हरमनप्रीत टी20 अंतर्राष्ट्रीय में 3000 रन पूरे करने वाली भारत की पहली और ओवरऑल चौथी महिला क्रिकेटर भी बन गई हैं। नोवाक जोकोविच ने पूर्व जर्मन WTA महान खिलाड़ी स्टेफी ग्राफ के विश्व नंबर 1 के रूप में सबसे अधिक हफ्तों के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। जोकोविच ने स्टेफी ग्राफ के साथ सबसे अधिक 377 हफ्तों के लिए रिकॉर्ड कायम किया। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर नहीं, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। त्वचा का एक वादा, मैसूर सैंडल गोल्ड अपने अंदर की खूबसूरती को जगाइए। चेक जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए, यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक, एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे। आरबीआई के CMS पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। रूस के राष्ट्रपति ने आज रूसी संसद को संबोधित किया तो पश्चिमी देशों पर यूक्रेन को उकसाने का आरोप लगाया। राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका समेत तमाम नाटो देशों को यूक्रेन युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया और नाटो देशों को करारा जवाब देने की बात को फिर से दोहराया है। 24 फरवरी यानी 2 दिन बाद ही रूस यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुए पूरे 1 साल हो जाएंगे। पूरे साल दुनिया ईंधन और अनाज के संकट से जूझती रही, लेकिन हल निकल नहीं सका। सभी पश्चिमी देश तकरीबन यूक्रेन को मदद पहुंचा रहे हैं और रूस लगभग अकेला। सोमवार को बाइडेन ने कीव में पहुंचकर सबको चौंका दिया था। उन्होंने जेलेंस्की को $500 मिलियन के अतिरिक्त रक्षा सहायता देने का भरोसा दिया। इसके एक ही दिन बाद पुतिन ने रूसी संसद को संबोधित किया। उन्होंने देश को आश्वस्त किया कि डोनबास का इलाका पूरी तरह से रूस के कब्जे में है, हालांकि इसकी भारी कीमत उन्हें चुकानी पड़ी है। रोज खतरा बढ़ रहा है। कीव ने डोनबास इलाके में कब्जा करने के हर हथकंडे अपनाए, टैंक, हवाई हमले सबका प्रयोग किया। हमारा प्रण है कि हम देश की सुरक्षा करेंगे। पुतिन ने इस जंग में नेटो के बढ़ते दखल पर गंभीर चिंता जताई।
उन्होंने नेटो सहित पश्चिमी देशों के हस्तक्षेप को युद्ध की इस स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराया। तो न्यूज नाइट में फिलहाल बस इतना ही। जाते छोड़ जाते हैं देश की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। इनको देखिए आप। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। दिल्ली नगर निगम के महापौर और उप महापौर का चुनाव कल होगा। चुनाव कल सुबह 11 बजे कराया जाएगा। इसके पहले भी जनवरी और इस माह में भी चुनाव की तिथि निर्धारित की गई थी, लेकिन सदन में हंगामे के कारण महापौर और उप महापौर का चुनाव नहीं किया जा सका। कल ही दिल्ली नगर निगम के स्थायी समिति के 6 सदस्यों का भी चयन किया जाएगा। चुनाव आयोग के फैसले के बाद शिवसेना पर कब्जे की लड़ाई को लेकर उद्धव गुट की याचिका सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट राजी हो गया है। कल दोपहर 3:30 बजे इस मुद्दे पर सुनवाई होगी। आज अदालत में उद्धव गुट की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलीलें दी। उन्होंने कहा कि सुनवाई नहीं होने पर उद्धव गुट के कार्यालय और बैंक खाते छीन लिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी से, विशेषकर युवाओं से सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता में भाग लेने का आग्रह किया। पर्यटन मंत्रालय सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता शुरू कर रहा है। इस प्रतियोगिता का मूल उद्देश्य स्थानीय कला, संस्कृति और जीवन शैली को संरक्षित करने और उन्हें बढ़ावा देने वाले गांवों का सम्मान करना है। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भारत एक डिजिटल विश्वविद्यालय स्थापित करने जा रहा है, जिससे उच्च शिक्षा और कौशल शिक्षा के खर्चे में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि इससे विभिन्न प्रकार की शिक्षा और कौशल कार्यक्रमों तक पहुंच भी बढ़ेगी। चारधाम यात्रा के लिए तीर्थयात्री ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। पर्यटन विभाग ने सुबह 7 बजे से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल खोल दिया। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोलने की तिथि की औपचारिक घोषणा होने तक तीर्थयात्री अभी बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे LIC, हर पल आपके साथ, और वंडर सीमेंट। जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत।